हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मालवा का पठार। जी दोस्तों, क्या देखेंगे तो मालवा का पठार देखेंगे। इसके पहले यानी आपका जो ज्योग्राफी में हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा था वो था आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी हम लोगों ने पढ़ चुका है। और जो भाई अरावली पर्वत श्रेणी को नहीं देखें तो कृपया ज्योग्राफी में का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर यानी क्रमबद्ध तरीके से 1 से लेकर आपका 26-27 वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है। आप जाकर उसको देखिए और तब जाकर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग जब वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा था यानी केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठार आ रहे थे। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था आपका सबसे पहला था अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी के बाद हम लोग देख सकते थे आपका मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ के बाद हम लोग मालवा का पठार। मालवा का पठार के बाद हम लोग देखे थे ये आपका बुंदेलखंड का पठार और विंध्य क्रम की श्रेणी। ये जो आपके क्षेत्र हैं ये सब कुछ आपका यानी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। केंद्रीय उच्च भूमि क्यों कहते हैं, हमने आपको बताया था ये केंद्रीय उच्च भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपका ये जो भारत के पूरे बीचों बीच में अवस्थित है यानी भारत के केंद्र में अवस्थित है। और खासकर हम कह सकते हैं कि आपका ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जितने भी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आने वाले पठार हैं वो सब कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत यानी इसको रखते हैं। और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं यानी केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठार आ रहे थे। तो देख सकते हैं हम लोग कि केंद्रीय जो उच्च भूमि था, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत यानी आपके अलग अलग पठार आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका आया था कौन, तो हम देखे थे अरावली के बारे में। अरावली था और अरावली के बाद आपका था मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ के बाद हम देख सकते हैं आपका मालवा का पठार। और मालवा के बाद हम लोग देखेंगे आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार समय का पठार कर दीजिएगा, यह मेवाड़ का पठार हो जाएगा। यहाँ अरावली श्रेणी लिख सकते हैं जो विशेषकर राजस्थान में है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी में एक भाग और आपका आता है विंध्य क्रम की विंध्य श्रेणी। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं आपका पहला जो है अरावली श्रेणी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं यानी वर्गीकरण तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। इसमें आपका जो पहला भाग था अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी को भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे आपका आपका मेवाड़, मालवा और बुंदेल तीनों को एक ही भाग में प्रयास करेंगे कि आपका एक ही वीडियो में ये आपको मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड आज ही क्लास में लगभग इसको कवर कर लिए जाए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा उसमें हम लोग विंध्य क्रम की श्रेणी के बारे में देखेंगे। जो इस तरह से हम देख सकते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि लगभग 1 से 2 वीडियो में आप लोगों को पूरा 100% क्या हो जाएगा, ये जो चैप्टर है यानी केंद्रीय उच्च भूमि का जो पार्ट है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्त भी इस वीडियो को देखें और उससे लाभ प्राप्त करें। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं आपका पहला अरावली श्रेणी तो हम देख चुके हैं। मेवाड़ का पठार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पर कौन अवस्थित है। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आए। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक घाटी अवस्थित है और उस घाटी का नाम क्या है जी, हम लोग देखे थे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर विंध्य क्रम की श्रेणी है। विंध्य क्रम की श्रेणी, ये जो है आपका विंध्य क्रम की श्रेणी है। और ये विंध्य क्रम की श्रेणी आगे ये निकल चुकी है, यहाँ से कैमूर भी अवस्थित है। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, विंध्य क्रम की श्रेणी। और इसके नीचे हम देखेंगे आपका यहाँ पर एक रेंज पाया जाता है, यहाँ पर एक रेंज पाया जाता है जिसको हम सतपुरा श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सतपुरा। और सतपुरा में आपका इसी में आपका महादेव और मैकाले भी अवस्थित होंगे। ये महादेव हो जाएंगे और यहीं पर आपका मैकाले की श्रेणी अवस्थित है। ये हो जाएगा आपका मैकाले। ठीक है,
और मैकाले में एक यहाँ पर चोटी है, अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पर अवस्थित है, देखेंगे। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी एक नदी निकलेगी, ये भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है जो, इसको हम क्या नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे आपका विंध्य श्रेणी, इसको बोलेंगे विंध्य श्रेणी। इसको हम क्या बोलेंगे जी, तो इसको हम बोल सकते हैं सतपुरा श्रेणी, सतपुरा की श्रेणी। और यहीं पर आपका महादेव हो जाएगा ये। चलिए इसको बाहर ही लिखा जाए। ये महादेव हो जाएंगे और ये मैकाले, ये आपके मैकाले हो जाएंगे। और ये आपका है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो नर्मदा नदी निकल रही है, ये प्रमुख है आपका, नर्मदा घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी में आपका नर्मदा नदी बह रही है, तो यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। और ये आपका इस तरह से एक नदी निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है। अमरकंटक से, ठीक है। यहीं से देखेंगे आपका एक सोन नदी निकलती है, यहाँ से जो उत्तर की तरफ जाती है, मतलब ये आपका इधर जाएगी, गंगा में जाकर मिलेगी। ये सोन नदी है। और अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है, यहाँ से महानदी, महानदी, ठीक है। तो इसका नाम भी हमें नोट कर लें। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आएगा। बस थोड़ा सा इत्मीनान बनाकर आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, इसको अगर शॉर्टकट पढ़िएगा, देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी समझिए कि आपका साइंस के अंतर्गत आता है। और जब तक यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट नहीं समझेंगे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर गिर रही है, केवल रट लेने से कुछ होता नहीं है। अगर हम रट लेते हैं इसको कि हाँ अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा निकल रही है, तो बस ये कुछ दिनों तक याद रहेगा, लेकिन हम फिर इसको भूल जाते हैं। अगर ये हमें लाइफ टाइम याद रहे, और इसको हम जैसे मान लीजिए हम मैथ बनाते हैं, तो ज़्यादा मतलब देखिएगा बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक बार मैथ बना लिए तो उसको जल्दी भूल जाए। मतलब अधिक दिनों तो क्या होता है, लगभग वो याद रहता है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में एकदम कंसेप्टुअल, यानी जो डिटेल्स जो जानकारी होती है वो हमें प्राप्त होता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए हम उसको जल्दी नहीं भूलते हैं। और यहाँ पर भी जीके में भी आप समझ रहे हैं कि जीके रटने वाला सब्जेक्ट, जीके बाबू रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। ये तो और ही बेहतरीन तरीके से, और जितनी गहराई में आप इसको अध्ययन कीजिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और लाइफ टाइम मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसको नहीं भूल पाइएगा। अगर हिस्ट्री को कहानी की तरह एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए आप प्राचीन, आप देख रहे हैं कि आपका प्राचीन भारत में पूरा पाषाण काल से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल आ रहा है, प्रागैतिहासिक काल से आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल से आपका ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के बाद हम देखेंगे आपका वहीं प्रागैतिहासिक काल जो पाषाण काल था, आध ऐतिहासिक काल मतलब हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल मतलब वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो रहा है। अगर बाबू हम इसको जोड़ कर पढ़े ना, तो लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, जिस समय हमारे पास यानी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। जिस समय पुरातात्विक स्रोत तो है हमारे पास, लेकिन लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपका पाषाण काल को हम लोग किस आधार पर, पाषाण काल के इतिहास को हम लोग, इतिहासकार जो है पाषाण काल के इतिहास को किस तरह लिखे हैं, केवल पुरातात्विक यानी जितने भी पुरातत्व हैं, पुराने वस्तुएं हैं, उन्हीं के आधार पर, यानी जो भी खुदाई में जो प्राप्त हुआ है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना की गई है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत तो है नहीं। हड़प्पा में आते हैं तो हड़प्पा एक आध ऐतिहासिक सभ्यता थी, तो उस समय लिखित स्रोत भी थे और आपका पुरातात्विक स्रोत भी था। लेकिन हुआ क्या, उस समय हम देखेंगे कि आपका लिखित जो स्रोत था उसको हम पढ़ नहीं पाए,
जो साहित्यिक स्रोत था उसके आधार पर ही इतिहास की रचना हुई है। जैसे देखिए विशाल स्नानागार, हाँ, अग्निकुंड, हवन कुंड जो प्राप्त हुए हैं, सरकट्टा एक राजा का शरीर दिखाई दिया वहाँ से, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन सभी प्रत्येक घर में क्या होता था, एक एक आपका कुआं होता था, दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क के पीछे खुलते थे। तो मतलब ये सब हर घर में रसोई मिलते थे। तो इससे अनुमान ये चलता है कि भाई किस प्रकार से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हरप्पा सभ्यता हम देखेंगे कि आपका एक दुर्ग था, एक आपका मतलब कुछ जो शहर बसा हुआ था वो ऊंचे स्थान में बसा हुआ था, कुछ आपका देखेंगे आपका कि भाई सामान्य निचला शहर था, एक मतलब एक था दुर्ग और दूसरा क्या था, निचला शहर। मतलब जो ऊंचाई पे बसा हुआ था उसको दुर्ग बोला जाता था, एक था निचला शहर, जहाँ पे मतलब इससे अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ जो ऊंचे क्षेत्र होंगे वहाँ पे शासक वगैरह रहते होंगे। कहीं लिखा तो नहीं है, कहीं साक्ष्य तो है नहीं उसका, ठीक है, केवल है पुरातात्विक स्रोत मिले हैं हमको, और उस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इतिहास की रचना करते हैं। और उस आधार पर हम तो उसमें एक एक पॉइंट को अगर जोड़ कर पढ़ते हैं तो उसको मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, ये सब समझाने का मतलब यह है कि हम जो भी पढ़ें उसको एकदम कंसेप्चुअल पढ़ें। जो पढ़ रहे हैं वो हम हमारे पढ़ने के साथ साथ कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो, और अगर उस तरह आप पढ़ाई करते हैं तो लाइफ टाइम वो आपको मतलब उसको आप भूल नहीं पाइएगा, वो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मन लगा कर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, हम देख रहे हैं कि भाई ये तो हो गया आपका बिंद श्रेणी। बिंद श्रेणी आगे चलकर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए कैमूर श्रेणी है, और कैमूर ही जाकर आपका बिहार के सासाराम तक अवस्थित है। ये कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होकर आपका कहाँ चली जाती है, बिहार के सासाराम तक वही है। तो हम देखेंगे जब हम विशेष रूप से जब हम क्या करेंगे, आपका बिंद श्रेणी जो टॉपिक है उसको जब हम लेकर आएंगे तो उसको और विस्तार से बताएंगे कि कैमूर श्रेणी आगे चलकर कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और उसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो आगे टॉपिक में हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं आपके मालवा के बारे में, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई सबको पहले आप ये समझिए कौन कहाँ है, उसके बाद हम इसकी विशेषताओं को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा सोन नदी हो जाएगा, क्या होगा जी, ये तो सोन नदी हो जाएगी, सोन नदी ये आपका। ठीक है, ये अमरकंटक है, और ये आपका महानदी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी। और ये बाबू आपका हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी एक भ्रंश में बहती है। भ्रंश सब क्या है चलिए बता रहे हैं, पहले यहाँ पर सबको पहले नोट कर लिया जाए। ये तो आपका हो गया बिंद श्रेणी, और ये सतपुरा। सतपुरा के बाद में देखें एक और नदी जो है वो भ्रंश में बहती है। यहाँ पर एक ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी किन के बीच यानी किस भ्रंश के बीच बहती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक सतमाला श्रेणी है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक और श्रेणी दिखाई देगा, यहाँ पर एक श्रेणी है सतमाला श्रेणी। ठीक है, और ये सतमाला क्या करती है, सतमाला और सतपुरा के बीच में एक भ्रंश घाटी का जो निर्माण होता है, यहाँ से एक नदी बहती है जिसको हम क्या कहते हैं, ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, ताप्ती नदी है। ये आपको याद रखना है, ये आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी। इसको और आगे बढ़ा कर लिख दिया जाए, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ठीक है, अब ये ताप्ती नदी है, और ये कौन सी श्रेणी है, ये है सतमाला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी किन दो भ्रंश घाटियों के बीच बहती है, तो सतपुरा और सतमाला के बीच जो भ्रंश का निर्माण हुआ है उसके बीच आपकी ताप्ती नदी बहती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि नर्मदा नदी किस भ्रंश घाटी में बहती है, तो बोल सकते हैं बिंद श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच में जो भ्रंश। अब भ्रंश क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये समतल भूभाग है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार से ये भाग आपका क्या हो गया, धंस गया। ठीक है, कुछ भाग यहाँ पे गर्त हो गया है, फिर यहाँ से
इस प्रकार से ये है आपका। इसमें आपका देख सकते हैं आपका ये आपका हो जाएगा बिंद श्रेणी, बिंद, और ये हो जाएगा आपका सतमाला, सॉरी सतपुरा, सतपुरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी सतमाला, सतमाला, और इनके बीच ये नदी बह रही है, ये आपकी नर्मदा नदी बह रही है, और ये आपकी ताप्ती नदी बह रही है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। समझने क्या है कि दोनों के बीच भ्रंश, अब यहाँ पर ये सेम ही थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, मान लीजिए पृथ्वी के आंतरिक उथल पुथल के कारण क्या हुआ कि ये जो घाटी है ये क्या हो गया, ये समान ही थे, लेकिन ये कुछ भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया है, और कुछ भाग यहाँ पर उठ गए हैं। तो ये धंसे हुए भाग को ही भ्रंश कहते हैं, और ये दो आपका सतपुरा और बिंद के बीच में ये भाग क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये इसी यानी दोनों श्रेणियों के बीच में जो घाटी बना है, जो गर्त बना है, इसी से आपकी बहती है नर्मदा नदी, और इस गर्त को, इस खाड़ी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपका नर्मदा घाटी। यानी दोनों के बीच में घाटी का जो विकास हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी क्या होता है, उद्गम होता है, नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सतपुरा और सतमाला। यहाँ पर भी एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, सतपुरा और सतला के बीच, सतमाला के बीच में। और यहाँ से किस नदी का कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर आपकी बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, याद रखना है, यही मैप है, इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके बना दिया है, ये आपको याद रखना है। ये आपका सतपुरा हो जाएगी, सतपुरा श्रेणी, और ये आपकी सतमाला श्रेणी। ठीक है, तो याद रखना है कि बिंद और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी, सतपुरा और आपका सतमाला के बीच में ताप्ती नदी, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके ऊपर आपका बिंद श्रेणी के ऊपर यहाँ पर विंध्याचल का भी, यानी विंध्याचल भी पठार पाया जाता है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे, बिंद श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका अरावली श्रेणी है, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका अरावली श्रेणी। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ये आपका अरावली श्रेणी है, और यहीं पर आपकी अरावली श्रेणी में ही हम देखेंगे, अरावली श्रेणी के बाद यहाँ पर आपका पाया जाता है कौन सा श्रेणी, तो ये है आपका मालवा का पठार। ये जो भाग आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये है आपका मालवा का पठार। लेकिन यहाँ पर यानी कुछ भाग जो है आप देखिएगा, तो ये पड़ जाता है आपका मेवाड़ का पठार, और यहाँ से हम कुछ भाग देखेंगे, ये पड़ जाता है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड जो कि प्रॉपर रूप से कहाँ पर अवस्थित है, ये बुंदेलखंड यूपी में ही पड़ता है, तो इसको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, और ये आपका है मालवा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिएगा। ये हो गया मेवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है, और ये हो गया आपका बुंदेलखंड जो यूपी वाले क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो, चलिए ये हो गया आपका अरावली, अरावली हो गया, और ये जो बचा क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। और ये जो आपका क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। ये हो गया आपका बुंदेलखंड। बचा हुआ ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा भाग है इसको हम बोलेंगे मालवा का पठार। वैसे सब किस किसी बुक में आप देखिएगा तो ये जो आपका मेवाड़ और बुंदेलखंड ये आपका मालवा के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है,
लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। ठीक है, ये आपका मेवाड़ हो जाएगा और ये आपका बुंदेलखंड होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रही होगी, सबको याद ही होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम आपके अध्ययन करेंगे और यहीं पर आपका भांडेर भी पाया जाता है। अगर देखा जाए तो अगर आप इसको अलग भी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार और यहीं पर आपका पाया जाता है भांडेर। ये आपका भांडेर हो जाएगा। भांडेर, या इसको यहीं पर बना लीजिए पास में ही, अलग कलर कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा भांडेर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है भांडेर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे। ये तो घाटी किस प्रकार, घाटी के किस तरह ये भ्रंश घाटी में बहती है, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। ये आपको याद ही होगा कि केंद्रीय उच्च भूमि में कितने भाग में बांट सकते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आपका अरावली श्रेणी आता है, मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है और बिंद श्रेणी आता है और आपका भांडेर का भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि जो मालवा की विशेषता आखिर क्या है, यानी मालवा की खासकर विशेषता क्या क्या है। तो मालवा की सबसे पहले स्थिति अगर देखी जाए तो मालवा की स्थिति आपकी हो सकती है कि अरावली श्रेणी, यहाँ पर अरावली है तो अरावली और बिंद श्रेणी के बीच, अरावली श्रेणी और बिंद श्रेणी के बीच अवस्थित जो पठार है इसको हम क्या कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, पहले ये तो बोलेंगे कि अरावली श्रेणी और बिंद श्रेणी दोनों के बीच में जो उच्च भूमि पाया जाता है, यानी दोनों के बीच में जो पठार अवस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आपका मालवा का पठार। चलिए यहाँ पर इसका नाम भी लिख दिया जाए, इसी को हम क्या कहेंगे, मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक है, ये प्रमुख रूप से कहाँ पर फैली हुई है, तो ये प्रमुख रूप से आपकी पाई जाती है कहाँ पर, तो बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये प्रमुखता कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर देख सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो उत्पत्ति से संबंधित हम कुछ पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। आप जानते होंगे कि इसकी उत्पत्ति एक ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी जितने भी आपका मालवा के पठार यहाँ आसपास में पाए जाएंगे, आपका चाहे वो मेवाड़ हो या आपका बुंदेलखंड हो। ठीक है, मेवाड़ का पठार हो या बुंदेलखंड का पठार हो, ये जो भी पाए जाते हैं सबकी विशेषता यही है कि यहाँ पर क्या, यानी ये ज्वालामुखी उद्गार के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, ये फैले हुए हैं और ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका बेसिक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और बेसिक ज्वालामुखी में क्या होता है कि इसमें आपका जो सिलिका होती है, सिलिका की संख्या जो होती है, सिलिका की जो मात्रा होती है वो कम होता है और इसमें आपका जो मैग्नीशियम की मात्रा होती है वो अधिक होता है। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये लसीले होते हैं और लसीले होने के परिणाम स्वरूप ये आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं और फैलने से क्या होता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है और बेसाल्ट चट्टान का जब निर्माण होगा तो वो काफ़ी कठोर होगी और जब कठोर भूमि होगी तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर उन क्षेत्रों में आपका भौम जल की कमी होगी, मतलब वर्षा तो होगी लेकिन वो भौम जल अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। आइए इसको हम मैप की तरह थोड़ा इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए कि ये आपके पृथ्वी की परतें हैं। हम जानते हैं पृथ्वी के परतों को कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। ये आपका मान लीजिए पृथ्वी क्या है, परतें हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि एक होता है आपका ये भाग हो गया क्रोड,
ये भाग हो गया आपका सीमा और ये हो गया आपका सियाल। ठीक है, ये हो गया सियाल, ये हो गया सीमा और ये हो गया नीफे। ठीक है, सियाल में हम लोग देखेंगे, सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनिया, सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनिया की प्रधानता होती है। सीमा में आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और यही नीफे में देखें तो निकेल प्लस फेरस की प्रधानता होती है। अब बताइए, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप अब जितना ही अंदर से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से सियाल से इसका उद्गार हुआ, सियाल से मैग्मा निकला, ठीक है, सियाल से मैग्मा निकलेगा तो इसमें क्या होगा, सिलिका की प्रधानता। अब इसमें हम देखेंगे कि सिलिका जो होती है ये 45% से कम होती है, 45% से क्या होगा, कम होगा। जो मैग्नीशियम होगा वो 55% से अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाइएगा वैसे वैसे यानी भारी पदार्थ आपको मिलेंगे, भारी तत्वों की प्रधानता पाई जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं सिलिका प्लस एल्युमिनियम, यानी सिलिका और एल्युमिनियम जो हल्का तत्व है तो ये आपके पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम सीमा में जाएंगे तो यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, जो कि इनके अपेक्षा एल्युमिनियम की अपेक्षा भारी तत्व हैं। और इसके नीचे हम जाते हैं नीफे में, तो यहाँ पर निकेल और प्लस फेरस की प्रधानता पाई जाती है, जो कि नीफे जो होता है एक तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी के 3 परतों में अब ऊपरी परत हल्की क्यों है, मध्य वाली परत उसकी अपेक्षा भारी है और जो निचले परत है वो अधिक भारी तत्वों से बना है। तो हम आपको हिमालय की उत्पत्ति में भी आपको बताए थे, प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति में भी बताए थे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी आग की गोला थी और आग की गोला होने के परिणाम स्वरूप इसमें जितने भी तत्व थे वो सब पिघल गए थे और जितने भी भारी तत्व थे वो आपके क्रूड यानी पृथ्वी के केंद्र में चले गए और जिनका परमाणु भार या जो उसके अपेक्षा हल्के होते गए वो आपके मध्य परत यानी सियाल में रह गए, बच गए। उसके बाद में जो आपके वायुमंडलीय जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जितने भी हल्के गैस थे उनके परिणाम स्वरूप यानी आपका सियाल का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी आग की गोला है और उसमें जितने भी आपके निकेल है, फेरस है, मतलब लोहा है, ये आपके क्या होंगे, भारी तत्व हैं। तो उस समय ये गल कर कहाँ चले गए थे, पृथ्वी के क्रोड में चले गए थे क्योंकि भारी तत्व थे। और पृथ्वी जब ठंडी होती है तो ये आपका बाह्य परत जो आपका मृदा दिखाई देता है, यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी के ठंड होने के परिणाम स्वरूप इस आपके परत का निर्माण हुआ था। बाकी ये आपके सीमा आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये निकेल प्लस फेरस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम घनत्व के होते हैं। इनका परमाणु भार भी क्या होता है, आपको देखिएगा कम होता है, द्रव्यमान भी इनका कम होता है। तो ये आपके मध्य परत में रह गए, जो भारी तत्व थे वो आपके क्रोड में चले गए और इससे भी जो सबसे हल्के थे ये आपके ऊपरी परत में रह गए। तो हम देखेंगे कि जो आपका मालवा के पठार की उत्पत्ति हुई है, तो मालवा की पठार की उत्पत्ति एक ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। और ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या सियाल से ये उद्गार हुआ है या सीमा से ये उद्गार हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि आपका जो मालवा के पठार की उत्पत्ति होती है वो आपके जो मैग्मा निकलते हैं वो आपके सियाल से निकलेंगे और सियाल से मैग्मा निकलेंगे तो इसमें किसकी प्रधानता होगी, इसमें मैग्नीशियम की अधिक प्रधानता होगी। और मैग्नीशियम की अधिक यहाँ पर सिलिका 45% से कम पाए जाएंगे और 55% से अधिक क्या पाए जाएंगे, अधिक है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि जो लावा यानी मैग्मा होते हैं, लावा, तो लावा 2 प्रकार से हो सकता है। लावा क्या होगा, 2 प्रकार का होगा। एक हम देखते हैं, एक होता है आपका बेसिक लावा, एक क्या होता है बेसिक लावा, और एक होता है अम्लीय
लावा। ठीक है, बेसिक लावा में क्या होता है, बेसिक लावा में हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, आपका सिलिका और प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो सिलिका इसमें क्या होता है 45%, इसमें बेसिक लावा में सिलिका जो होगा वो 45% से कम होगा, ये आपको याद रखना है। 45% से क्या होगा यहाँ पर, ये कम होगा। लेकिन आपके जो मैग्नीशियम होंगे, मैग्नीशियम में हम लोग देखेंगे कि ये 55% से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। 55% से अधिक होते हैं मैग्नीशियम। अम्लीय लावा में क्या होता है कि आपका सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है, और इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें जो सिलिका होंगे, सिलिका, इसमें जो सिलिका होगा इसमें अम्लीय लावा में क्या होगा, तो हम देखेंगे कि अम्लीय लावा में आपकी सिलिका 55% से अधिक होते हैं, यहाँ पर अधिक हो जाएंगे। प्लस में यहाँ पर मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आपका 45% से कम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैग्नीशियम तो लिखे ही है ऊपर, यहाँ पर बस क्या लिख देना है कि 45% से कम होते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मालवा के पठार की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार के लावा से निर्मित है। तो हम बोलेंगे कि ये बेसिक लावा से निर्मित है। मालवा का पठार जो है वो बेसिक लावा से निर्मित है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी उत्पत्ति यानी जो ज्वालामुखी उद्गार होता है ये प्रमुख रूप से दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है दरारी उद्भेदन और दूसरा हम बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन में अंतर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परत है और यहाँ से हम देखेंगे कि आपका ज्वालामुखी क्या हो रहा है, ये आपका क्रेटर है। ये क्या है आपका क्रेटर, ये आपका क्रेटर हो गया। और मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक सतह, मतलब ये निकल रहा है कहाँ से, आपका सीमा हो या स्याल हो, कहीं से निकल रहा हो मैग्मा। यानी देखिए एक बात याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर अगर कोई तरल पदार्थ है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। लेकिन वही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैग्मा और लावा में कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि जब पृथ्वी के वो अंदर रहेगा तो उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे वो पृथ्वी के बाहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका लावा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से ये क्या होता है कि आपका क्रेटर के द्वारा ये निकला और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, ये पसर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें किस प्रकार से किसमें परिवर्तन होंगे। ये आपका हो गया केंद्रीय उद्भेदन, और केंद्रीय उद्भेदन होगा तो ये आसपास, ये मतलब ऊंचाई, अब ये ऊंचा होता जाएगा। आसपास में क्या होता जाएगा, ये जैसे ही ये आसपास के क्षेत्रों में ये फैलेगा, फैलते हुए क्या होगा ऊंचा, ये अपनी लंबाई, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, केंद्रीय उद्भेदन हो रहा है। और अधिकतर अगर इसमें क्या होगी, सिलिका की मात्रा अधिक होगी, तो सिलिका की मात्रा अधिक होने के परिणाम स्वरूप इसमें ये जो आपके लावा निकल रहे हैं तो ये रवेदार होंगे, ये रवेदार होंगे। और रवेदार होंगे तो एक के ऊपर एक ये बैठते चले जाएंगे, और बैठने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये आपके ऊंचाई यानी ऊंचे एक पठार का यानी पर्वत का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक उद्भेदन होता है। मान लीजिए इसको हम कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन, जिसमें एक
सीधी सी पाइप का नली, पाइप की तरह क्या होती है, एक नली होती है जिसमें से आपका क्या हो गया, ये निकलता चला गया मैग्मा और जाकर यानी क्रेटर के जब मुख के बाद ये पृथ्वी के ऊपर आसपास आसपास के आसपास के क्षेत्रों में ये फैल गया। ये केंद्रीय उद्भेदन हो गया। अगर इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो ये क्या होंगे कि सीधा मतलब अब रावेदार होगा। सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो मतलब क्या होगा, वो रावेदार होगा, और रावेदार होगा तो एक के ऊपर एक बैठते चले जाएंगे और ये लंबवत यानी एक बड़े पर्वत का रूप क्या कर लेंगे, धारण कर लेंगे। ठीक है, रावेदार होने के परिणाम स्वरूप इस तरह से ये लंबे पर्वत बन जाएंगे। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, ये एक प्रकार का बेसिक लावा होगा तो बेसिक लावा में क्या होता है कि उसके कण महीन होते हैं और उसमें चिपचिपापन, जैसे मान लीजिए मध हो गया तो मध को आप कहीं पर रखिएगा तो पसरते चला जाएगा। अगर उसको सोचिएगा कि ढेर लगा दे उस पर रखकर, यानी पानी के ऊपर पानी रखकर यानी ढेर लगाए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन बालू के ऊपर बालू आप रखिएगा तो वो संभव है कि एक टापू एक मतलब शंकु का आकार का रूप धारण कर ले। तो अगर इसमें कण होते, अगर ये आपका क्या होगा, एक प्रकार से अम्लीय लावा होगा तो ये एक पर्वत का रूप धारण करेगा, मतलब इसका क्षेत्रफल कम होगा और ऊंचाई अधिक होगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, मान लीजिए कि ये अगर एक प्रकार का बेसिक लावा है तो बेसिक लावा है तो देखिए इस प्रकार से आपके ये आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार क्या होगा, फैलेगा। ये होगा आपका किसका उदाहरण हो सकता है, ये हो जाएगा बेसिक लावा का उदाहरण, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी और ये चिपचिपा होंगे, चिपचिपा होंगे, मध के जैसे होंगे तो आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी में अगर ये सिलिका की, इसमें सिलिका की मात्रा कम है, याद रखना इसमें सिलिका की मात्रा कम है, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो इस प्रकार से आपका टापू का निर्माण करेंगे, दोनों में अंतर है। ये आपका अम्लीय लावा का उदाहरण है, अम्लीय लावा का उदाहरण है। तो हम ये देख रहे थे, ये हो गया आपका बेसिक लावा जो यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। आसपास के क्षेत्रों में ये फैल जाता है लेकिन ऊंचाई कम धारण करता है। ठीक है, इसका जो उत्पत्ति हो रहा है, यानी हम ये बता रहे थे भूकंप कितने प्रकार के हो रहे थे, यानी आपका भूकंप नहीं सॉरी ज्वालामुखी उद्गार तो दो प्रकार से। एक तो हो गया आपका केंद्रीय उद्भेदन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सीधे रेखा में निकल रहा है मैग्मा तो इसको कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर क्या हो, मान लीजिए पृथ्वी होती क्या है, पृथ्वी के बीच कहीं दरार उत्पन्न हो गया हो और दरार के परिणाम स्वरूप यानी पृथ्वी के आंतरिक परतों में क्या हो गया हो, दरार निकल गया हो, यानी दो परतें हैं और इसमें क्या हो गया, दरार पड़ गया। अब देखिए खेतों में आप जब मिट्टी, खेत का जल सूखता है तो उसमें क्या होता है, दरार पड़ जाता है। भूमि में क्या होता है, दरार पड़ जाता है और दरार पड़ता है तो उसमें जल, आप अगर खेत को सींचते होंगे तो उसमें देखिएगा पानी बहुत ही अंदर यानी तीव्र गति से जाता है। तो मान लीजिए अगर पृथ्वी के अंदर दरार पड़ गया हो तो दरार पड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर इसमें से हम लोग जानते हैं कि भाई ज्वालामुखी जब पृथ्वी के आंतरिक सतहों में यानी क्या होगा, यानी अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो उसमें अगर तत्व पहले से मौजूद हैं और ताप और दाब के कारण वो पिघल कर तरल अवस्था में आ जाते हैं तो उसमें से अगर कोई पदार्थ पिघलता है तो गैस निकलता ही है, गैस निकलेगा ही भाई। तो अब ये सोचते हैं कि हम हर हाल में किसी तरह क्या हो जाए, बाहर निकले, और बाहर निकलने के लिए वो धक्का मुक्की करते हैं, मतलब कहीं से सोचते हैं कि पृथ्वी की परतें कमजोर हो, जहां कमजोर पड़ती है वहां पर धक्का देते हैं और धक्का देकर निकलने का प्रयास करते हैं। तो अब इनको अगर देखिए, एक तो आपका केंद्रीय उद्भेदन में आपको शक्ति अधिक शक्ति की आवश्यकता है, पूरा पृथ्वी को पूरा डायरेक्ट क्या करना है, छेदना है, ज़्यादा प्रेशर मारना है। लेकिन आपका दरारी उद्भेदन में यहाँ पर पहले से पृथ्वी में परत यानी फटी हुई है, पृथ्वी कुछ भाग इसका फटा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर तरल पदार्थ है और मैग्मा है और वो निकलना चाहता है तो उसको कम शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और इस दरारी के कारण, इस दरार से क्या होगा, ये मैग्मा निकलना शुरू होगा और आसपास के क्षेत्रों में इधर ये फैल जाएगा, निकलेगा और फैल जाएगा, ये एक चौड़ाई के रूप में फैलेगा। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण रूप में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा।
यहाँ पर पूरा आपका क्या हो जाएगा, लावा, यानी हम जानते हैं मैग्मा आएगा, तो मैग्मा को जैसे ही पृथ्वी आता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूपेण चारों तरफ से ये क्या हो जाएगा, फैलते चला जाएगा। मतलब ये एकाएक इस चारों तरफ से निकल रहा है। इसमें है कि एक क्रेटर के द्वारा ही निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर जगह से निकल रहा है, क्योंकि दरारी उद्भेदन है और पूरा ये नीचे से निकल रहा है। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार से क्या होता है, ये आपके लावा फैल जाते हैं। तो इसी प्रकार आपका मालवा के पठार की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। आप समझ गए होंगे। तो ये केंद्रीय उद्भेदन द्वारा ना होकर बल्कि किस उद्भेदन द्वारा हुआ है, तो दरारी उद्भेदन द्वारा हुआ है। बोल सकते हैं क्या, दरारी उद्भेदन। ये हो जाएगा आपका दरारी उद्भेदन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका सियाल से निकला हुआ है। ये दरारी उद्भेदन हो रहा है, मैग्मा कहाँ से निकल रहा है, सियाल से निकल रहा है, और दरारी उद्भेदन हो रहा है। यहाँ पर केंद्रीय उद्भेदन ना होकर क्या हो रहा है, दरारी उद्भेदन हो रहा है। दरारी उद्भेदन में भी आपको याद रखना है कि अगर इसमें अम्लीय लावा होगी तो भाई ये पिरामिड का निर्माण करेगा, ये ऊंचाई धारण करेगा। लेकिन अगर बेसिक लावा होगा इसमें मैग्नीशियम की, मतलब चिपचिपा होगा, तो स्पष्ट बात है वो फैल भी नहीं करेगा, वो आपस में ही छितर जाएगा, वो आपका लंबाई धारण करेगा ही नहीं, आपस में ही फैल जाएगा, छितर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ है, इन क्षेत्रों में यानी बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है। किस प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो आपका मेवाड़ हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो आपका मालवा हो, ये सब आपको बोल सकते हैं कि मेवाड़, मालवा, ये सभी क्षेत्रों में आपके क्या पाई जाती है, काली मृदा ही पाई जाती है। बुंदेलखंड में कुछ आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ भागों में हम देखेंगे आपकी लाल यानी मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी की भी प्रधानता है। तो उसको देखेंगे क्या कारण है कि वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपका यानी जो मालवा की पठार है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के ये सियाल भाग से क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के किस भाग से, तो सियाल से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति हुई है। साथ में हम देखेंगे कि सियाल में क्या है, तो सियाल में सिलिका की जो मात्रा है वो 45% से कम होती है, यानी एक प्रकार से यानी बेसिक लावा है। सियाल से जो लावा निकल रहा है वो क्या है, एक बेसिक लावा है। तो बेसिक लावा है तो इसमें क्या होगा, सियाल यानी सिलिका जो है 45% से कम होगा और मैग्नीशियम क्या है 55% से अधिक है। और यहाँ से जो निकला है, और ये किस प्रकार के उद्भेदन द्वारा निकला है, तो दरारी उद्भेदन द्वारा निकला है। और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो गया, पूर्ण रूपेण फैल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में आपका यानी लावा यानी फैलने के परिणाम स्वरूप ये लावा जब ठंडी होती है तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसाल्ट चट्टान की प्रमुखता है और इस क्षेत्रों में अधिक मात्रा में बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। और बेसाल्ट चट्टान की विशेषता क्या है, तो बेसाल्ट चट्टान की विशेषता हम देखेंगे कि भाई बेसाल्ट चट्टान को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी बेसाल्ट चट्टान जब अपक्षयित होती है, टूटती फूटती है, उससे जिस मृदा का निर्माण होता है वो आपकी काली मृदा कहलाती है। और काली मृदा हम लोग जानते हैं, ये काली मृदा आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कुछ भाग आपका गुजरात में ही पाई जाती है काली मृदा। ठीक है, तो काली मृदा को स्थानीय यानी महाराष्ट्र में हम देखिए स्थानीय भाषा में उसको रेगुल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी क्या होती है, उपजाऊ होती है। काली मृदा जो होती है क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और जब जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी तो एक बात और याद रखिएगा, अगर जल धारण करने की क्षमता अधिक है तो भाई ये सभी क्षेत्र सूखा हुआ है। क्यों है, मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है, यहाँ पर तो यानी जल धारण करने की क्षमता अधिक है तो पूरा फसल लहलाने चाहिए, भौम जल पूरा होने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर भौम जल नहीं पाए जाते हैं। भौम जल कैसे नहीं पाए जाते हैं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अब हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पर। ये आपका पृथ्वी के परत हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका यानी भूपर पट्टी, जिस पर हम लोग कृषि कार्य करते हैं। इतनी ऊंचाई तक आप समझिएगा। यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कृषि कार्य कर रहे हैं। ये मिट्टी जो है यानी कुछ सेंटीमीटर जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। ये भी लावा निर्मित यानी मिट्टी है, ये बेसाल्ट चट्टान है। तो हम बार बार इसको जोतते हैं, बोते हैं, खेती करते रहते हैं। तो ये क्या है, मिट्टी नरम है, मुलायम मिट्टी है। ये क्या हो गई है, यानी एक प्रकार की मुलायम मिट्टी हो गई है। ठीक है, ये आपके यहाँ से लेकर ये जो परत है ये एक प्रकार की मुलायम मिट्टी है। तो इसमें क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये जो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित यानी काली मृदा है, तो काली मृदा में क्या होगी, यानी जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी। ये सब काली मृदा है, ये क्या है, काली मृदा है। तो काला से ही इसको कलर करिए, लाल से क्यों करेंगे भाई। तो यहाँ पर देखें ये काली मृदा है
और काली मृदा है, इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन क्या होगा, यहां से हम देखेंगे कि इसके अंदर जो परत पाई जाती है, ये नीचे वाला जो परत है ये काफी कठोर होती है। तो ये तो आपका ऊपर के जो नरम मिट्टी है, ये नरम मिट्टी है, नरम मृदा, नरम मिट्टी है, और ये नीचे वाला कठोर परत है। नीचे वाला क्या है, कठोर परत है। कारण क्या है कि भाई बेसाल्ट चट्टान है और इस पर तो जुताई बुआई हो रही है, इसको जोता जा रहा है, बोया जा रहा है, बार बार इसको मतलब जुताई की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी क्या हो गई है, नरम हो गई है, या अपक्षयन अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये मिट्टी क्या है, यहाँ पर नरम है। तो ये जल को अवशोषित करेगी, जल को अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब जल को अपने अंदर संचित रखने की क्षमता जो होती है इनकी अधिक होती है। लेकिन यानी ये कृषि योग्य जो भूमि होती है उनके अंदर ही ये जल अवशोषित होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जो बेसाल्ट चट्टान जो नीचे की जो परतें हैं ये काफ़ी कठोर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी ऊपर के वर्षा जल जो है, जैसे मान लीजिए बरसात हुआ तो ये वर्षा जल जो है ये यानी आपके पूर्ण रूपेण नीचे नहीं जाने देती है, ये जल ऊपर ही रह जाता है और ये जल आपके नीचे नहीं आप नीचे नहीं आएगा तो भौम जल का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में यानी भौम जल का काफ़ी अभाव है, जिससे यानी सिंचाई का भी अभाव है, और साथ साथ हम देखेंगे कि आपका पेयजल के लिए पानी भी यानी पेयजल के लिए पानी का भी क्या है, यहाँ पर अभाव है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, एक तो ये हो गया कि भाई बेसाल्ट चट्टान है तो वर्षा जो होता है वो इन परतों को छेद कर नहीं जा पाता है, जिसके यानी नीचे जो परत है वो काफ़ी कठोर है और इसको छेद कर यानी अंदर यानी मिट्टी में नहीं जा पाता है, इसलिए भौम जल का निर्माण नहीं होता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर जल का अभाव है। साथ में दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि बिंद श्रेणी को हम जल विभाजक के रूप में मानते हैं। इसको क्या कहते हैं, आज केवल कुछ टॉपिक है, इसको केवल समझिए, बाकी हम बाद में इसको लिखवा भी देंगे। ठीक है, या टेलीग्राम पे इसका नोट्स भी हम आपको दे देंगे, इस टॉपिक को आप पूरा नोट्स लिखा हुआ पड़ेगा मिलेगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिंद श्रेणी जो है, तो बिंद श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं ये जल विभाजक है। ये क्या है, जल विभाजक, जल विभाजक। अब जल विभाजक क्यों बोलते हैं इसको, तो बिंद श्रेणी के ऊपर यानी उत्तर में देखेंगे, बिंद श्रेणी के उत्तर में जितनी भी नदियां हैं, बिंद श्रेणी के उत्तर, अब यहाँ से क्या हुआ है कि हम देखे थे कि जब ये भ्रंश का निर्माण हुआ, जब यहाँ से दो भागों में जो भारत जो है ये क्या हुआ है, यहाँ से भ्रंश का निर्माण हुआ जो टूट गया है, तो टूटने के परिणाम स्वरूप ये भाग इधर ढाल है, यानी भ्रंश आपका बिंद श्रेणी के जो दक्षिण में जो पर्वत पाए जाते हैं, जो पठार पाए जाते हैं, उनका ढाल किधर है, यानी आपका पूरब की तरफ ढाल है, यानी दक्षिण की तरफ ढाल है, दक्षिण पूरब की तरफ ढाल है। ठीक है, और जो उत्तर में पाए जाते हैं इधर का ढाल आपका उत्तर में अवस्थित है, और इसी के परिणाम स्वरूप यानी क्या होता है कि यहाँ पर ये लगभग आपका हम देख सकते हैं कि मालवा के पठार में क्या होता है कि 1 किलोमीटर में आपका लगभग 400 से 500 आपका सेंटीमीटर ढाल है प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 से 500 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति किलोमीटर क्या है, ढाल है। अब बताइए कि जल जब एक जगह इकट्ठा ही नहीं होगा तो फिर भौम जल का निर्माण होगा, नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसका ढाल जो है अचानक एकाएक क्या है, उत्तर की तरफ है, और कितना 1 किलोमीटर आप आगे बढ़िएगा तो 400 से 500 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यानी आपको ढाल दिखाई देगा। तो इसके भी परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल यहाँ पर मान लीजिए एकत्रित भी हुआ तो कुछ जो आपका कृषि योग्य भूमि है, जो नरम भूमि है, उसको कुछ अवशोषित कर ली, लेकिन अंदर तो बेसाल्ट चट्टान है वो तो अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, मजबूत चट्टान है, कठोर चट्टान है। तो अब ये क्या होता है कि वर्षा होता है, वर्षा के परिणाम स्वरूप सारे जो जल है वो वितरिकाओं में नदी वितरिका का निर्माण करके और ये सभी उत्तर की तरफ ढाल हो जाता है, और ये सभी जाकर आपका देखेंगे आपका यमुना नदी मिल जाते हैं, और यमुना नदी से आपका गंगा नदी में जाकर सभी जल
चले जाते हैं। तो ये गंगा नदी घाटी में यानी गंगा के मैदान में यहाँ के जल जो है ये सभी स्रावित हो जाते हैं। और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में जितने भी नदियाँ हैं यहाँ से भी जो जल है ये सभी कहाँ चले जाते हैं, यानी आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ के न तो जल रुकता है और नहीं यहाँ पर भौम जल का विकास हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो प्रमुख नदी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी पे अनेक प्रकार के बांध का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो बांध को देखेंगे जैसे गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ये जितने भी बांध का निर्माण किया गया। बांधों का निर्माण करके क्या किया गया है कि बांध का निर्माण मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बांध बना लिए, नदी है बांध बना लिए, नदी का जल जो है वो तीव्र वेग में भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बांध बनाकर रोक देंगे, भागा तू कहाँ भागा तरह, ठीक है। और जल को रोक कर क्या करेंगे, इसके दिशा में हम क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, इधर कर देंगे, जहाँ हमको जल की आवश्यकता है, जहाँ सिंचाई करना है इधर मोड़ देंगे, इसको इधर मोड़ देंगे नहर निकाल कर, ठीक है। तो अनेक प्रकार के बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या क्या कि जल के अभाव के कारण क्या होता है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं इन नदियों पर अनेक प्रकार के क्या किया गया है, बांधों का भी निर्माण किया गया है। बांध का निर्माण करके यहाँ की सिंचाई की समस्या को दूर की जाती है और साथ में पेयजल की समस्या को भी यानी काफ़ी हद तक प्रयास किया जाता है कि वो दूर हो, ठीक है। तो ये सभी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब यहाँ से देखें खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खनिज जो है आपका प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खनिज पाए जाएंगे वो आपके अधिकतर आपके सोना हो गए, सोना कोलार का खान तो आपका कर्नाटक में पाया जाता है लेकिन यहाँ पर बहुत कम, लेकिन चांदी पाया जाता है आपका, चांदी कोलार यहाँ पर आपके सोना कम पाया जाता है, उतनी बड़ी मात्रा में नहीं, बड़ी मात्रा में कर्नाटक में पाया जाता है लेकिन यहाँ पर भी सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। ये सभी जो खनिज तत्व हैं ये सभी यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। फसल कौन कौन सी होगी, तो आप देख सकते हैं फसल कौन कौन सी होगी, जो आपके रेगुलर मृदा में जो काली मृदा में फसल होती है वो सभी प्रकार की फसल यहाँ पर होंगे, दलहन हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, कपास हो जाएगा, मतलब नगदी फसलें, नगदी फसलों का यहाँ पर उत्पादन हो सकता है, यानी होता है, यानी सिंचाई की व्यवस्था करके, ठीक है। ये इनकी आज प्रमुख क्या थी, आपका मालवा के पठार की कुछ विशेषताएं यहाँ पर थी। तो वीडियो हमको लग रहा है काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर हम सभी टॉपिक को जितना बताया है अगर सबको लिखवाना शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में यानी प्रत्येक टॉपिक को आज तो कम से कम इससे परिचित हो गए और कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है और क्या कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौम जल का निर्माण नहीं हो पाया है, इस सब के बारे में हम लोगों ने आज समझा। प्रयास करेंगे कि कल यानी इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम आपको लिखवाएंगे भी और यहाँ की जो प्रमुख और जो खास विशेषता है उसको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।